वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं फोर एलिमेंट्स सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 8 की स्टोरी नरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एपो ने प्रिम से पूछा कि क्या हाल के दिनों में किसी एम्प्लॉय ने कोई कंप्लेंट या प्रोटेस्ट किया है। प्रिम ने जवाब दिया कि नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई है। एपो ने इसके बावजूद कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये बात एपो ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से तब कही जब वो होटल के माहौल में आए बदलाव के बारे में सोच रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है, खासकर एम्प्लॉयज के उसे देखने के तरीके में। आमतौर पर वो उससे आंखें चुराते थे, जैसे किसी स्क्रूटिनी से डरते हों। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उसने नोटिस किया था कि वो सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। प्रेम ने कहा कि उसे लगता है होटल में कोई रूमर चल रहा है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू हुआ। एपो ने पूछा कि कैसा रूमर है। प्रेम ने बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा कि ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है और चीफ को चिंता करने की जरूरत नहीं। एपो ने तुरंत कहा कि अगर वो र्यूमर्स उससे जुड़ा है, तो उसका जानना जरूरी है। प्रेम ने हैरानी से एपो को देखा, क्योंकि वो आमतौर पर गॉसिप से बिल्कुल दूर रहती थी। वो ऐसी बेकार बातों को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी और अक्सर बातचीत वहीं खत्म कर देती थी। प्रेम ने फिर बताया कि रूमर एपो और मिस चौनलाडा के रिलेशनशिप को लेकर है। कुछ दिन पहले लोगों ने चौनलाडा को एपो के ऑफिस से निकलते देखा था, और अब अफवाह ये है कि उन दोनों ने रात साथ में बिताई थी। एपो ने तुरंत कहा कि यह सच नहीं है। प्रेम ने शांत आवाज में कहा कि उसे पता है, क्योंकि वो सालों से एपो के साथ काम कर रही है। लेकिन एपो ने चिंता जताई कि बाकी लोग ये नहीं जानते। प्रेम ने कहा कि नॉर्मली एपो रूमर्स की परवाह नहीं करती, और ये भी कुछ समय में खुद ही खत्म हो जाएगा, चाहे बिजनेस स्पेक्यूलेशन हो या वैटन फैमिली से जुड़ी गॉसिप। एपो ने कभी खुद को उनसे अफेक्टेड नहीं होने दिया, और न ही उसने कभी गलत फहमियों को ठीक करने की कोशिश की। उसका मानना था कि काम खुद बोलता है, और कॉम्पिटेंसी अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। एपो को अपनी इंटेलिजेंस, अपने आइडियाज और अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था, और वही क्वालिटीज उसे कॉम्पिटिटर्स के बीच अलग बनाती थी। लेकिन जब बात रिलेशनशिप रूमर्स की हो, खासकर चौनलाडा जैसी प्रॉब्लमैटिक इंसान के साथ, तो एपो को सच्चाई साफ करने की तुरंत जरूरत महसूस हुई। वो चाहती थी कि हर कोई ये जाने कि चौनलाडा बिल्कुल उसी तरह की इंसान थी जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत है। आखिर में एपो ने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी हालत में चौनलाडा के साथ र्यूमर्स का सेंटर नहीं बनना चाहती। सीन चेंज होता है। एडिसन ने कहा कि उसे लगा था उसकी बेटी घर आने का रास्ता भूल चुकी है। इस पर एपो ने जवाब दिया कि अगर घर आने का मतलब ये है कि उस पर बेकार की चीजों का प्रेशर डालना बंद कर दिया जाएगा, तो उसे ज्यादा बार घर आने में खुशी होगी। तब एडिसन ने कहा कि वो वादा करता है कि अब वो उससे कुछ भी ऐसा नहीं करवाएगा जो वो नहीं करना चाहती। एपो डिसबिलीफ के साथ अपने पिता को देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इन शब्दों के पीछे उनकी असली इंटेंशन क्या है। कई हफ्तों बाद वो आखिरकार घर लौटी थी, क्योंकि आमतौर पर वो होटल या रिजॉर्ट में रहना ज्यादा पसंद करती थी, सिर्फ अपने पिता की उस जिद से बचने के लिए, क्योंकि वो उसे किसी ऐसे इंसान से मिलवाना चाहते थे जिसे वो आइडियल मानते थे। इस बार होटल में फैल रही अफवाहें उसे जितना वो मानना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा परेशान कर रही थीं। इसी वजह से उसे लगा कि गॉसिप और गलतफहमियों से दूर घर ही शायद सबसे सुरक्षित जगह होगी। एपो ने अपने पिता से पूछा कि क्या सच में उसे उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं। एडिसन ने भरोसे के साथ कहा कि इस बार वो सच में सीरियस है, क्योंकि अब जब उसकी जिंदगी में कोई खास है, तो वो किसी और से मिलवाकर बेवजह प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करना चाहेंगे। ये सुनते ही एपो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। डिनर के दौरान पानी का एक घूंट लेते हुए वो अचानक बुरी तरह खांसने लगी। जो एपो आमतौर पर हमेशा कंपोज्ड रहती थी, इस बार अपना संतुलन खो बैठी। उसके पिता के अचानक कहे गए शब्दों से वो पूरी तरह शॉक्ड थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, और हालात तब और खराब हो गए जब उसके पिता ने उसकी रिएक्शन को गलत समझ लिया। एडिसन ने कहा कि उसका रिएक्शन देखकर तो ऐसा लगता है कि जो रूमर्स उसने सुने हैं
वो सच है। एपो ने तुरंत सफाई दी कि अगर वो चोनलाडा की बात कर रहे हैं तो वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो उसका नाम चोनलाडा है और इसका मतलब उसे सन इन लॉ नहीं बल्कि डॉटर इन लॉ मिलने वाली है। एपो ने झुंझलाकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर एडिसन ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने दोहराया कि वो ओल्ड फैशन नहीं है और खुद को ओपन माइंडेड बताया। एपो जिसे भी प्यार करेगी वो उसे खुशी से एक्सेप्ट करेगा। एडिसन ने ये भी जोड़ा कि वो चौनलाडा से मिलने के लिए एक्साइटेड है। उसने सुना है कि वो उनके होटल में काम करती है और शायद उसे खुद ही वहां जाकर उससे मिलना चाहिए। उसका मानना था कि जो लड़की उसकी बेटी को काम के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी दिला सके वो बहुत खास होगी। अब एपो को लगने लगा था कि घर आकर उसने गलत फैसला कर लिया है। होटल की जगह वॉटिन वानिश मैंशन में रात बिताने का उसका फैसला हालात को और बिगाड़ गया। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसके पिता उसे सच्चाई समझाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। आखिर में एपो के मन में बस यही ख्याल रह गया कि ये सब चोनलाडा की गलती है। वही है जिसने उसकी अब तक की शांत जिंदगी में सिर्फ केओस ही पैदा किया है। सीन चेंज होता है। लाडा ने पास खड़ी वाड़ी से पूछा कि क्या आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए। वाड़ी ने तुरंत कहा कि नहीं, सब ठीक है, और उसे आराम करने को कहा। लेकिन लाडा ने इंसिस्ट किया कि वो हेल्प करना चाहती है। इस पर वाड़ी ने दोहराया कि वो सब मैनेज कर लेगी। चोनलाडा की शिफ्ट खत्म हो चुकी है और अब वो घर जा सकती है। बस एक मूव में चोनलाडा ने न सिर्फ अपना टारगेट हिट कर लिया, जो कि वेटिन ग्रुप की बेहद कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव एपो थी, बल्कि पूरे होटल का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। रूमर्स फैलने के बाद से एम्प्लॉयज ये मानने लगे थे कि उसका एपो के साथ रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जैसा अक्सर होता है, स्कैंडल्स ने ज्यादा अटेंशन खींचा। इसका असर ये हुआ कि जो लोग पहले उसे क्रिटिसाइज करते थे या उसके रिबेलियस बिहेवियर की वजह से उसके बारे में बुरी राय रखते थे, अब वही लोग उससे बेहतर तरीके से पेश आने लगे थे और बिना मांगे हेल्प भी ऑफर कर रहे थे। यहाँ तक कि वाड़ी, जो हमेशा उसके साथ सख्त रहती थी, अब कुछ सॉफ्ट पड़ती हुई लग रही थी। एपो के साथ उसके रिलेशनशिप वाली अफवाहों ने साफ तौर पर बड़ा असर डाला था। लेकिन हकीकत ये थी कि लाडा ने कभी भी ऐसी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। एपो जैसी इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के ख्याल से ही उसे घुटन महसूस होने लगती। सिर्फ इस बेकार सी पॉसिबिलिटी की कल्पना से ही उसकी रीढ़ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इसी बीच एपो खुद उसके सामने आकर रुकी और गंभीर आवाज में कहा कि चौन लाड़ा, मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। होटल ओनर की आवाज और तीखी नजर ने सिचुएशन की गंभीरता साफ कर दी। लाडा को तुरंत हवा में फैला तनाव महसूस हो गया, खासकर ये जानते हुए कि एप्पो रेयरली एम्प्लॉयज से पर्सनली इंटरैक्ट करती थी और पब्लिक में तो लगभग कभी नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर इन अफवाहों के बीच। इतना इम्पोर्टेंट कि एपो वॉटिन ग्रुप की सख्त और खड़ूस बॉस उसे फिर से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बुला रही थी, वो भी बाकी सभी रिसेप्शनिस्ट्स के सामने, जो जाहिर तौर पर पूरे सीन को गहरी दिलचस्पी से देख रहे थे। लाडा को पहले से ही अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। बाकी एम्प्लॉयज उनके पूरी तरह आंखों से ओझल होने से पहले ही आपस में फुसफुसाने लगेंगे और इस अनयूजुअल इंटरैक्शन की वजह को लेकर अंदाजे लगाने लगेंगे। सच कहें तो उनके वहां से जाने का इंतजार भी नहीं किया गया। बातें तो पहले ही शुरू हो चुकी थीं। एपो ने सामने बैठी चोनलाडा की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, जल्दी कहो जो कहना है। जवाब में लाडा ने पूछा कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। उसने मासूम बनने का नाटक किया और हालात के साथ खेलती रही क्योंकि उसे ये अटेंशन पसंद आ रही थी। लाडा को अच्छे से पता था कि एपो इन रूमर्स को खत्म करना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने आप शांत होने देने के बजाय एपो ऐसे कदम उठा रही थी जो गॉसिप को और हवा दे रहे थे। ये सब लाडा को मजेदार लग रहा था और उसने तय किया कि वो इसका थोड़ा और मजा लेगी। एपो ने याद दिलाया कि जॉन लाडा ने कहा था कि उसके पास रूमर्स खत्म करने का सॉल्यूशन है। इस पर लाडा ने कैजुअली कहा कि ओह हाँ, उसने कहा तो था कि आज बताएगी। एपो का पेशेंस जवाब देने लगा और उसने कहा कि घुमा फिराकर बात मत करो और सीधा बताओ। एपो ने खुद को कंपोज रखने की कोशिश की, लेकिन जॉन लाडा का टीजिंग एटीट्यूड उसे इरिटेट कर रहा था। 29 साल की एग्जीक्यूटिव होने के नाते एपो किसी 22 साल की लड़की के शार्प जवाबों की आदी नहीं थी,
खासकर तब जब सामने वाली जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही हो। चौनलाडा ने अचानक कहा कि असल में उसने अपना मन बदल लिया है और उसे नहीं लगता कि अब एपो को उसका सॉल्यूशन पसंद आएगा। ये कहते हुए उसने एक्सक्यूज मी कहा और काम पर वापस जाने की बात कही। एपो ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रही। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और चौनलाडा को बाहर जाने से रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। एपो की गंभीर नजरों के दबाव में लाडा ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस बार एपो बहुत सीरियस है। एपो ने साफ कहा कि बहुत हो गया। वो उसकी बॉस है, उसकी फ्रेंड नहीं। लाडा ने तुरंत जवाब दिया कि उसे ये अच्छी तरह पता है। एपो ने फिर पूछा कि उसके दिमाग में आखिर है क्या। लाडा ने कहा कि वो बात करेगी, लेकिन पहले एपो उसका हाथ छोड़े। एपो ने साफ इनकार कर दिया। लाडा ने कहा कि अगर हाथ नहीं छोड़ा तो वो बात नहीं करेगी। एपो ने जवाब दिया कि अगर वो बात नहीं करेगी तो वो हाथ नहीं छोड़ेगी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को घूरती रही। आखिरकार लाडा ने हार मानते हुए कहा कि ठीक है, वो बता देती है। उसका प्लान बहुत सिंपल है। अगर रूमर्स कह रहे हैं कि उनके बीच कुछ ज्यादा है, तो उन्हें दिखाना चाहिए कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और वो इसलिए मिल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, उसने कहा कि एपो उसे अपनी सेक्रेटरी की असिस्टेंट के पोजीशन के लिए प्रमोट कर दे। एपो ने चौनलाडा का हाथ छोड़ दिया और उस आइडिया पर सोचने लगी, लेकिन उसे ये बेवजह लगा कि किसी इंसान के लिए नई पोजीशन बनाई जाए जो सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है। उसने साफ कहा कि ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं। लाडा ने तुरंत कहा कि अगर वो चाहे तो हो सकती है और वो फर्स्ट एवर सेक्रेटरी असिस्टेंट बन जाएगी। एपो ने इसे अननेसेसरी बताया। इस पर लाडा ने कहा कि ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना अब एपो की जिम्मेदारी है। उसने गुड लक कहा और जाते जाते ये भी जोड़ दिया कि एपो को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह तक र्यूमर्स और भी बिगड़ चुके होंगे। और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ लाडा वहां से चली गई। एपो अपने ऑफिस में अकेली रह गई और गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद जब उसकी सेक्रेटरी मीटिंग याद दिलाने आई, तो उसने देखा कि एपो कुछ डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। प्रेम ने पूछा कि क्या वो मीटिंग पोस्टपोन कर दे। एपो ने तुरंत कहा कि नहीं, शेड्यूल सेम रहेगा। प्रेम के बाहर जाने से पहले एपो ने अचानक एक सवाल पूछकर उसे चौंका दिया। क्या उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है? प्रेम ने हैरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। एपो ने फिर पूछा कि क्या वो एक असिस्टेंट चाहेगी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड हो रही है उस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऑनेस्टली एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। अगर आप मेरी और वीडियो भी देख लेते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि कंटेंट देखने लायक है और इससे चैनल को सच में काफ़ी मदद मिलती है। अगर बस हाय कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप सबसे बात करना और आपके कमेंट्स रीड करना पसंद है।